अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9। ओके, सो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द प्रॉपर्टीज एंड नेचर was studied by many scientists based on different theories, but two of them were commendable, that is Newton's corpuscular theory and Christian Huygens wave theory. ठीक है, Newton believed that light consists of small particles called corpuscles, and he was successful in reflection and refraction phenomena. There are two experiments, photoelectric effect and Compton's effect, which have been verified. The Newton's corpuscular theory and these will be studied in modern physics in the next class. अच्छा देखो भाई, इसमें सिंपल सी हमसे कुछ चीज़ें कहने की कोशिश करें। हमसे कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं और नेचर है लाइट की, वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी की है। ठीक है, डिफरेंट थ्योरीज़ दी हैं, लेकिन दो थ्योरीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जो बहुत ज़्यादा मानी भी गई और बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुई, और आगे तक के उन्हीं थ्योरीज़ को लेकर चला जा रहा है। ठीक है, जिनमें से एक है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी और एक है क्रिश्चियन हाइजेंस वेव थ्योरी। ठीक है, ये दो थ्योरीज़ हैं। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग बात करें न्यूटन की। ठीक है, न्यूटन ने ये माना कि जो लाइट है उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स कार्पसल्स कहलाते हैं। ठीक है, और उसने लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही फिनोमिनन्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया। रिफ्लेक्शन किसी लाइट का या किसी रेस का टकरा कर वापस आ जाना किसी मीडियम से रिफ्लेक्शन है, लेकिन रिफ्रैक्शन उस मीडियम में एंटर हो जाना, थोड़ा सा एंगल चेंज होगा। खैर डिटेल्स हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जस्ट मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ठीक है, हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, देयर आर टू एक्सपेरिमेंट्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन्स इफेक्ट। ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, जिन्होंने न्यूटन के कार्पस्कुलर थ्योरी को वेरीफाई किया है, सबूत दिया है कि हाँ ये थ्योरी वैलिड है। ठीक है, और हम उन्हें जो है मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैरा। इन 1676 हाइजेंस एक्सप्लेन, पहले हम लोगों ने न्यूटन की बात डिटेल में कर लिया, अब हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करें। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया लाइट को इन टर्म्स ऑफ वेव्स। न्यूटन ने एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ कार्पसल्स, हाइजेंस ने एक्सप्लेन किया इन टर्म्स ऑफ वेव्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस वेव थ्योरी लाइट इज ट्रैवलिंग इन फॉर्म ऑफ अ वेव। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि लाइट में पार्टिकल्स नहीं होते, लाइट जो है वेव की सूरत में ट्रैवल करती है। द वेव थ्योरी कैन एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड फिनोमिनन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, ये जो वेव थ्योरी इन साइंटिस्ट ने दी, इन्होंने ना सिर्फ रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन बल्कि डबल रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी दिया। द हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल बाय न्यूटन एंड अदर्स, लेकिन इस थ्योरी को न्यूटन या दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? बिकॉज द नॉलेज ऑफ वेव्स वॉज कन्फाइंड टू मैकेनिकल वेव्स ओनली and it requires some medium for its propagation and there was no idea about electromagnetic waves. ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो इन्फॉर्मेशन थी, जो नॉलेज थी वेव्स के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव्स तक के ही महदूद थी कि वेव्स सिर्फ मैकेनिकल होती हैं। ठीक है, लेकिन जो है भाई अब वेव्स को जो है कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, प्रोपगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस वक्त सिर्फ मैकेनिकल वेव्स का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, देयरफॉर हाइजेन प्रपोज्ड हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर। ठीक है, तो इस वजह से, इस रीज़न की वजह से, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अभी भी आप देखो लाइट जो है हमारी एयर है बीच में, ठीक है, उससे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत है, और उस वक्त इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह का कि जिनमें कोई प्रॉपर मीडियम इस्तेमाल होता हो। तो हाइजेन ने उस वक्त एक हाइपोथेटिकल का मतलब जो प्रैक्टिकली उस वक्त पॉसिबल नहीं था, लेकिन उन्होंने थ्योरी में उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ठीक है, उन्होंने एक सपोजिंग एक हाइपोथेटिकल मीडियम, यानी कि थ्योरी में उन्होंने एक मीडियम को इमेजिन किया और उसके थ्रू सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, और वो मीडियम जो उन्होंने लिया वो लिया ईथर। ठीक है, वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू थ्योरीज वॉज दैट द कार्पस्कुलर थ्योरी प्रेडिक्टेड द लाइट वुड ट्रैवल फास्टर इन अ मटीरियल मीडियम दैन एयर, वेयर एज द वेव थ्योरी प्रेडिक्टेड अ स्लोअर वेलोसिटी इन अ डेंसर मीडियम। ठीक है भाई, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है इन दोनों थ्योरीज़ के दरमियान, एक न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी के दरमियान और एक हाइजेंस की थ्योरी के दरमियान, वो ये था कि भाई न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी ने हमसे कहा कि जो लाइट है अगर वो एयर में ट्रैवल कर रही है, या तो फिर वो एयर के अलावा किसी और मटेरियल मीडियम में ट्रैवल कर रही है, एयर के अलावा कोई भी और मटेरियल है, ठीक है, जिसमें से लाइट ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो लाइट एयर के मुकाबले में मटेरियल मीडियम से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करेगी। ठीक है, जबकि जो हाइजेन थे उन्होंने अपनी थ्योरी में ये कहा कि जो एयर के अलावा अगर कोई और मीडियम होता है, ख़ास तौर पर अगर वो एयर से ज़्यादा थिक है, तो जो लाइट की वेलोसिटी होगी, जो लाइट की स्पीड होगी, वो स्लो हो जाएगी, यानी कि लाइट
फास्टर नहीं स्लोअर ट्रैवल करेगी, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ फास्टर इन रेयर मीडियम, ठीक है। और फिर बाद में ये चीज़ प्रूफ हो गई कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, कि लाइट की जो स्पीड होती है जिससे लाइट जिस वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, ठीक है, जितनी तेज़ी से मूव कर रही होती है वो रेयर मीडियम में एयर के अलावा दूसरे डेंसर मीडियम में क्या होती है, फास्ट होती है, ठीक है। तो कौन सही प्रूफ हुआ, न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी सही प्रूफ हुई, ठीक है। चलो आगे हमसे कहते हैं, सिमिलरली जेम्स क्लार्क मैक्सवेल प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऊपर आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम, और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो एयर को तो छोड़ो, जो वैक्यूम से ट्रैवल हो जाती हैं, ठीक है। वैक्यूम यानी कि जहाँ पर बिल्कुल कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, इवन एयर भी ना हो, एयर भी जहाँ से एवैक्यूएट कर दी जाए, एयर भी जहाँ से निकाल ली जाए, जो जगह बिल्कुल खाली हो, ठीक है, जहाँ पर मीडियम एयर भी मौजूद ना हो, वो जगह वैक्यूम कहलाती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम से ट्रैवल हो जाती हैं। इट हैज़ सेम प्रॉपर्टीज एज दैट ऑफ लाइट, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ लाइट की प्रॉपर्टीज़ से रिजेंबल करती हैं, और जो इन वेव्स की स्पीड है वो भी लाइट की स्पीड के बिल्कुल इक्वल है, कितनी, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। दस मैक्सवेल कंक्लूडेड दैट लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसलिए मैक्सवेल ने कहा क्योंकि इनकी स्पीड भी सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, तो मैक्सवेल ने कहा कि जो लाइट वेव्स हैं वो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं एंड रिक्वायर नो मीडियम, और इनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो ये वैक्यूम से भी ट्रैवल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ईथर वगैरह, ज़रूरी नहीं है कि इनको ईथर वगैरह या कोई एयर वगैरह ऐसा लाजमन कोई मीडियम दिया जाए, कोई मीडियम नहीं भी होगा तब भी ट्रैवल हो जाएंगी। फिर उसके बाद इन 1801 यंग, एक और साइंटिस्ट आए। यंग प्रोवाइडेड एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट बाय परफॉर्मिंग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इन्होंने वेव थ्योरी का एक्सपेरिमेंटली प्रूफ दिया, ठीक है भाई। कुछ चीज़ें जो है ऊपर हाइपोथेटिकली जो है थ्योरीज जिनकी दी गई थी, ठीक है, लेकिन यंग नाम के साइंटिस्ट ने वेव थ्योरी को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ किया, ठीक है। और किस तरह से प्रूफ किया, उन्होंने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सिमिलरली द रिजल्ट ऑफ डायफ्रैक्शन इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसी तरह से डायफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है, डायफ्रैक्शन के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उससे जो रिजल्ट्स आए वो भी वेव थ्योरी ऑफ लाइट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। द पोलर, और वेव थ्योरी भाई हमें किसने दी थी, वेव थ्योरी हमें आपको याद होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा एक न्यूटन थे, ठीक है, और न्यूटन के साथ हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे, हाइजेंस, ठीक है। तो वेव थ्योरी हमें किसने दी थी, वेव थ्योरी हमें हाइजेंस ने दी थी कि जो लाइट है वो वेव की सूरत में ट्रैवल करती है, ठीक है ना। चलो अच्छा जी, फिर आगे हमसे क्या कहते हैं, द पोलराइजेशन फिनोमिनन हैज़ कन्फर्म्ड दैट ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव, ठीक है। जो पोलराइजेशन फिनोमिना यानी कि पोल्स का बन जाना, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये जो फिनोमिना है ये मज़ीद कन्फर्म कर देता है कि जो लाइट वेव वो ट्रांसवर्स नेचर रखती है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर तो जस्ट इंट्रोडक्शन है, अब यहाँ पर मैं इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता सकती हूँ, वन बाय वन ये टॉपिक्स में डिटेल में आने लगा है, ठीक है। द डिस्कशन अबाउट द नेचर ऑफ लाइट शोज दैट लाइट पजेस डुअल नेचर, ठीक है। जितने भी डिस्कशंस, जितने भी थ्योरीज, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए, जितने भी कंक्लूजन्स निकले, जितने भी लॉज आए, उन सबसे भाई ये प्रूफ होता है कि लाइट में जो है डुअल नेचर है, ठीक है, डबल नेचर है इसकी। समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल्स, कभी कभार पार्टिकल्स के तौर पर बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि ना सिर्फ एक न्यूटन और एक हाइजेन ने अपनी दो थ्योरीज नहीं है, बल्कि जो मुख्तलिफ डिफरेंट साइंटिस्ट आए उन्होंने, उनमें से किसी के एक्सपेरिमेंट्स ने न्यूटन को सही प्रूफ किया, न्यूटन की थ्योरी को, और किसी ने जो है हाइजेंस की, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं अभी एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो भाई ये कहा जा रहा है कि जितने भी चीज़ें आई उन सब के नतीजे में ये बात प्रूफ हुई कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है। कभी ये पार्टिकल्स के तौर पर भी बिहेव कर सकती है, लेकिन कभी ये वेव्स के तौर पर भी बिहेव कर सकती है। बट इट मे बी नोटेड दैट दीज बोथ बिहेवियर्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड साइमल्टेनियसली, लेकिन ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं एट अ टाइम। या तो वेव के तौर पर काम करेगी या तो पार्टिकल्स के तौर पर बिहेव करेगी, ठीक है। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट विल बी स्टडीड इन मॉडर्न फिजिक्स। मीनवाइल वी विल हैव स्टडीड वेव नेचर ऑफ लाइट इन द प्रेजेंट चैप्टर, ठीक है। हम वेव नेचर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो वेव फ्रंट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।